जयेश भीमराव अघाड़े। यस सर, बिल्कुल सही नाम। औरंगाबाद से हो। और जयेश, उम्र क्या है आपकी? 30 सर, 30। अब पीएचडी कर रहा हूँ 30 साल। तो नहीं, तो आप किस में कर रहे हैं? प्राणी शास्त्र। प्राणी शास्त्र, जूलॉजी। ओके। पर इससे पहले अपन जैसे अभी बात कर रहे थे, मैं चाहता हूँ कि आप दोबारा से बताएं कि आपने बैचलर्स किया है, उसके बाद मास्टर्स किया है। आपने बैचलर्स जो पढ़ाई की है वो किस फील्ड में की है? बैचलर सर मैंने 3 फील्ड में की है, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। और आगे जाके मैंने चूज़ किया सर जूलॉजी मास्टर्स में। और पीएचडी भी अभी फ़िलहाल जूलॉजी में कर रहा हूँ। और उस पीएचडी में भी मेरा जो टॉपिक है वो ओडोरेटा है, मतलब जो ड्रैगन फ्लाइज होते हैं सर, हम्म। तो उस पे मेरी डाइवर्सिटी पे मेरी पीएचडी है। डाइवर्सिटी ऑफ ड्रैगन फ्लाई, इसकी स्पीशीज़ के अंदर भी और अंदर। ओवरऑल द हाँ। औरंगाबाद। अच्छा, बीएससी ने में आपने 3 सब्जेक्ट्स में की है, वो हिंदी में एक बार बता दो कि किस तरह से बोले जाते हैं। रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र। सो बॉटनी इज वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र इज योर जूलॉजी, एंड थर्ड वन वाज केमिस्ट्री, रसायन रसायन शास्त्र इज केमिस्ट्री। ओके। तो एक तरफ तो ये डॉक्टर साहब, एक तरफ तो ये आप कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि यार शेयर मार्केट में मैं कुछ साल हो गए हैं, मेरे को कुछ ये यहाँ पे भी समय बिता दिया, 3 साल हो गए हैं। लेकिन पहला सवाल हमेशा, आपको शायद देखा होगा अगर पहले कोई बिग बुल में, तो पहला सवाल यही रहता है जयेश, कि पहली बार शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से मुलाकात जो हुई, सीरियस वाली मुलाकात, वो कब हुई और आपने उसको किस तरह से आगे कैरी फॉरवर्ड किया? देखिए सर, जो मेरी मुलाकात, मेरी खुद की जो मुलाकात है शेयर मार्केट की, वो 2020 में दिवाली के वक्त हुई, लगभग अक्टूबर नवंबर के पीरियड में। और मैंने जो सुना था वो तो लगभग मैं बीएससी से सुनते आ रहा था, मेरे ग्रेजुएशन के वक्त से, जब टीचर लोग आपस में बात किया करते थे 2013-14 में। पर मैं जब खुद जानने लगा, करने लगा, वो 2022, सॉरी 20। अच्छा, तो जब आप 20-21 साल के थे तब पहली बार थोड़ा कान में आया कुछ, लेकिन एक्चुअल में जाके ये अभी 3 साल पहले हुआ। तो फिर क्या हुआ सर कि मेरे जो दोस्त लोग थे 4-5, मैं तब सर्वे का काम किया करता था, तो उनमें जो दोस्त लोग थे तो वो शेयर मार्केट किया करते थे, मतलब वो रैंडम किया करते सर, बाय सेल बाय सेल। अब मेरे को शेयर मार्केट के बारे में सुना तो था पर पता कुछ नहीं था। तो फिर मैंने एक दोस्त से ही अपना डीमैट अकाउंट खुला लिया एंजल ब्रोकिंग में, आज भी उसमें ही है। और हाँ, जब मैंने अकाउंट खुला है तब मैंने उससे पूछा कि यार कितनी अमाउंट डालने पड़ेगी, तो बोले तुझे क्या करना है आखिर। तो मैंने कहा कि कम से कम यार 20-25 हज़ार निकल जाए। महीने का 20-25 हज़ार के लिए आप पूछ रहे हैं कितना पैसा चाहिए, तो क्या जवाब दिया दोस्त ने? तो उसने पूछा कि तेरे पास कितना पैसा है फिलहाल, तो मैंने कहा मेरे पास सेविंग बीविंग करके जब काम वगैरह था तब सेविंग वगैरह करके 20,000 रुपये, 20-22 हज़ार के आसपास है मेरे पास। तो बोला उसमें कुछ नहीं मिलेगा उसमें तुझे 2-2.5 हज़ार मिलेंगे बोले बस। तो बोला कितना अमाउंट लगाओ, तो बोला वो 1 लाख तो भी लगेगी, 20 हज़ार के लिए तुझे 1 लाख लगेगी। तो अब मेरे दिमाग में 1 लाख कहाँ से लाऊं मैं। फिर भी मैंने क्या किया। एक सेकेंड, 1 लाख, चलो दोस्त पुराना होगा, शायद ट्रेडर भी पुराना होगा, इम्पॉसिबल है क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है ये चीज़। ये है ना, मोस्टली मतलब मैं जो हूँ बीपीएल से बिलोंग करता हूँ सर, बिलो लो पॉवर्टी। तो 1 लाख की अमाउंट बहुत बड़ी हो जाती है हमारे लिए। तो फिर भी मैंने ट्राई किया कि चलो कुछ तो 50,000 तक तो कर ही लेंगे करके, एडजस्टमेंट ऐसा कुछ करके। फिर मैंने मम्मी को कॉल किया सर, और मम्मी को कहा कि मुझे ना कोविड में मुझ पे थोड़ा कर्जा हो गया है, तो मुझे कुछ पैसे चाहिए। तो मम्मी ने पूछा कि कितने, तो मैंने कहा 20,000 रुपये। मम्मी को शेयर मार्केट नहीं बताया, कर्जा बताया। तो नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो सर ऐसा बोल सकते हैं आप कि वो अगर बताता तो फिर मेरी एजुकेशन भी छुड़ा लेते थे कि ये सट्टा करने लग गए आप। बिल्कुल मम्मी ने कुछ भी नहीं बोला। और बाद में मुझे बोला देने के बाद कि मैंने अपने जो गोल्ड के रिंग्स से वो मैंने बेच दिए बोले। तो मुझे उस वक्त बहुत बुरा लगा, पर मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, कोई बुराई की नहीं, थोड़ी ना मैं पैसा ले रहा हूँ करके घर से। और जो दोस्त मुझे बोल रहा था कि तुझे 1 लाख तो भी लगेगी, उससे मैंने 30,000 की मदद की। और ऐसे करके 65,000 की अमाउंट मैंने मार्केट में लाई। ओ गॉड, 1 लाख को सीरियसली ले गए कि 1 लाख अरेंज करना पड़ेगा मेरे को, तो पहले मम्मा से फिर दोस्त से पैसा। 65,000 तक मैंने अरेंज कर लिया। फिर अरेंज करने के बाद मुझे याद है वो दिसंबर का महीना था 2020 का।
और तब से बुल मार्केट शुरू हो गई थी लगभग। तो फिर क्या हुआ, मैं शेयर खरीदता था, अब उनसे ही पूछता था दोस्त से, अब उसने ही मुझे राह बताया तो उससे ही पूछता था मैं शेयर, और वो उस मुझे शेयर बताते। मैं उनको 9 बजे कॉल किया करता था कि आज कौन सा शेयर खरीदूं, फिर वो मुझे बताते थे कि ये खरीद, और मैं 65,000 में 1 या 2 ही शेयर खरीदता था ओह, इत वॉल्यूम में क्वांटिटी ज़्यादा खरीद लेते थे। इक्विटी में, और मुझे सर प्रॉफिट भी होता था, 2,000 2,500 ऐसा प्रॉफिट बनता था मेरा। नॉट बैड, पर तुक्के। हाँ, पूरा तुक्का सर, क्योंकि बुल मार्केट था तब, क्या मतलब समझता ही नहीं था बुल क्या बियर क्या। तो फिर ऐसे करते करते सर मैंने कुछ 20 एक दिनों में 75,000 तक मेरे पास अमाउंट हो गई, 65। आय हाय, 10,000 निकाल लिया सीधा 16%। हाँ, हर रोज इसमें से सर कुछ आते थे, मतलब कभी 2,000, कभी 1,800, कभी 1,300, कभी 2,500 ऐसे रोज निकाला करता था। तो फिर वो फेज हो गया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ सर कि अब मुझे ऐसे ही पता चला ऑप्शंस के बारे में उन्हीं दोस्तों से, हालांकि वो भी बहुत कमा रहे थे, पर मैंने ऑप्शन में जाने से पहले सर वर्गा मैंने क्या किया, जो मेरी 10,000 निकाल लिए थे, फिर जो 65,000 रुपये थे उसमें सर मैं और लगाता गया। पर उस वक्त क्या हुआ, मार्केट करेक्ट करती गई, क्योंकि अगर बुल फेज भी हो तो मार्केट तो करेक्ट करेगी, एकदम लाइन से तो नहीं चलेंगी। तो तब मेरे लॉसेस होने लगे, और लगभग मैंने 20-25 दिन में वापस 30,000 लॉस करा दी। ओ माय गॉड, इतना मतलब इतनी बुरी हालत हो गई थी कि 50%, 50% गिर गया। परसेंट, क्योंकि क्या हो जाता था सर, अभी देखिए कि आज शेयर मैंने लिया इक्विटी में कोई, ऐसे ही रैंडम ले लिया, वो गिर जाता था, तो मुझे क्या लगता था चलो कल बढ़ जाएगा थोड़ा बहुत, तो कल मैं देखता था, तो गैप अप की वजह से ना सर वो आ जाता था, मेरे ब्रेक इवन पे आ जाता था, पर मैं रुकता था कि नहीं दोपहर तक फिर मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, कि नहीं अभी ब्रेक इवन में आ गया है। और फिर 12 के बाद सर वो अपने आप इतना गिर जाता था कि उसमें ही मुझे लगभग इक्विटी में होके भी 15-16% में डेली गिर रहा था सर। बट इक्विटी में 15% कैसे गिर सकता है? लोअर सर्किट भी लग गया अगर 5%, 10%। नहीं वैसा नहीं सर, मेरे जो पूरा कैपिटल है, मैंने तो 3-4 शेयर लिए उस पे, और वो दिसंबर के महीने में ही सर मतलब एंडिंग में आपको याद होगा कि वो ब्लड बाथ चालू था निफ्टी का, डायरेक्ट 500 पॉइंट 450 पॉइंट ऐसी गिर जाती थी वो, तो वो कुछ रेसेशन वगैरह ये वो ऐसे कुछ खबरें आ रही थी शायद, उसको बहुत निफ्टी गिर, मतलब बुल के वक्त भी गिर रही थी, तो उसमें मेरा बहुत लॉस हो गया सर, मतलब 30,000 रुपये मेरे चले गए 65 में। जब आया था तो भी पता नहीं लगा कैसे आ गया, जब गया तो भी पता नहीं लगा कैसे गया। और यहाँ पे बात ये हुई थी सर कि जब मुझे पैसे आ रहे थे ना, तो मुझे कुछ ऐसी ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि मुझे सीखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या होता है स्टॉक मार्केट, मुझे तो लगता था बस पैसा लगाओ पैसा आता है। लगा तो मैं यूट्यूब देखने लगा, दोस्तों से पूछने लगा, तो फिर दोस्तों ने क्या बोला कि बोले तेरे कितना पैसे गया, मैंने बोला अभी मेरे पास सिर्फ 25,000 रुपये बाकी। तो उन्होंने क्या कहा कि तू ऑप्शन कर, बोले एक दिन में तू तेरे पैसे रिकवर कर लेगा ऑप्शन से। अबे कौन से दोस्त हैं रे वो? आज भी वैसे के वैसे ही। ओके, उन्होंने खुद नुकसान किया अपना कभी? उन्होंने खुद कमाए कभी? बहुत बार, पर वो बताते नहीं थे सर नुकसान, सिर्फ जब जब वो फायदे में आते थे तब मुझे ऐसे मोबाइल बताते थे, ले देख ये आज इतना 3,000 का प्रॉफिट हुआ, 4,000 का प्रॉफिट हुआ, और जब लॉस में होते थे तब कुछ भी नहीं बोलते थे कि लॉस भी होता है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो फिर सर मैंने ऑप्शन उनसे सुना, फिर मैंने ऑप्शंस के वीडियो देखे, वीडियो में सिर्फ इतना ही देखा बाय सेल कैसे करते, कोई वो कुछ बताते थे डेटा के बारे में, टाइम डिके के बारे में, पर वो उसमें कौन सुनता था, वो मैं सुनता नहीं था, वो स्किप कर देता था। हाँ, इतना बता कि बाय कैसे करना, सेल कैसे करना। तू काम की बात बता सिर्फ कि भैया बाय कैसे कर लूँ, मैं कौन सा रेट पे खरीद लूँ, कब बेच दूँ, बस ये क्या है थीटा डिके वर्टिलिटी ओ आई शो आई सब। और ऑप्शन करने लगा तो ऑप्शन में भी इतना अच्छा लग सर कि मैंने पहले ना 2 लॉट लगाए आउट ऑफ द मनी, एकदम सस्ते वाले, मतलब 1,000 रुपये के 2 लॉट, तो फिर निफ्टी में तो आउट ऑफ द मनी लगाई सर, और फिर आउट ऑफ द मनी लगाने के बाद नहीं सॉरी 2 नहीं सर 20 लॉट लगाए थे, सॉरी 20 लॉट लगाए थे, 1,000 रुपये में 20 लॉट। ओके। हाँ, मार्केट गिर रहा था और इतना अच्छा मूव आया सर 2:30 बजे के बाद कि मुझे उस 1,000 रुपये पे लगभग 1,500 रुपये का प्रॉफिट हो गया, मतलब 2,500 की मेरी अमाउंट हो गई। 150%। बोला अरे यार ये क्या चीज़ है, मतलब ऐसा तो कभी इक्विटी में भी नहीं होता था, ये क्या चीज़ है। तो ऐसा मैं करते गया, फिर 20 के 30 लॉट ऐसे करते गया, और मुझे प्रॉफिट होने लगा। पर मैं अब क्या करने लगा, मेरे को समझ गया कि मैं अगर रुकता हूँ तो ये अपने आप
गिर रहा है करके, तो मैं सुबह ही बाय करता था 9:15 बजे, 9:20 तक बाहर, 5 मिनट इतना मिले लेके बाहर, जैसे वो चुराना कहते हैं ना सर, उस टाइप में कि घुसो निकलो भागो। पर उसके बाद जनवरी में और एक बार मार्केट गिरा सर, और तब मैंने फिर सोचा कि अगले दिन भी मार्केट गिरेगा, और मेरे ख्याल से 400 या 350 पॉइंट मार्केट गिरा था, और उसके दूसरे दिन 350 पॉइंट रिकवर भी हुआ था सर मार्केट जनवरी में। तो ऐसे पता है क्या, जैसे बता रहे हो ना जयेश, ऐसे लग रहा है कि तुम कोई वीडियो गेम खेल रहे थे और कभी चल गया, कभी हो गया, कभी हो गया। पैसा है इन्वॉल्व, उस पर ध्यान नहीं है, लेकिन ये है कि आ जाएगा, चला गया, आ जाएगा। हाँ, एक गैम्बलिंग की तरह कर रहा था सर मैं, सीधा सीधा गैम्बलिंग ही कर रहा था और कुछ नहीं कर रहा था। तो फिर मार्केट गिरा 350 पॉइंट, मेरे को लगा कल भी गिरेगा। नहीं नहीं, पहले इस बात पे बताओ, जब पता है गैम्बलिंग कर रहे थे हाँ। और गैम्बलिंग अच्छी बात नहीं है, ये भी पता होता है, तो क्यों कर रहे थे? सर एक शौक सा लग गया, एक आदत सी। वो जो सर एक कहते हैं ना हमारे लैंग्वेज में, जूलॉजी में, हार्मोन्स ऊपर नीचे जो होते हैं जब हम PNL देखते हैं, तो वो एक शौक सा लग गया था। यहाँ तक कि मैं अपने स्टडी के वक्त भी हमेशा मोबाइल देखते रहता था कि हाँ ग्रीन हो गया, रेड हो गया, ऐसा मतलब एक शौक सा हो गया था। जब भी रेड हो जाता था तब डिप्रेशन टाइप फील होता था, और ग्रीन होता था अरे मैं तो राजा बन गया, मैं तो किंग बन गया, ऐसे लगता था। तो PhD चालू थी या मास्टर्स चालू थी तब? तब ना PhD चालू थी ना मास्टर्स चालू थी, क्योंकि मेरे मास्टर्स जो थी वो सर 2015 में ही हो गई थी कंप्लीट। अच्छा, 2015 की मास्टर्स कर चुके थे? हाँ बिल्कुल सर, मेरे PhD जो शुरू है वो 2021 से शुरू है। ये 6 साल क्या किया? जॉब वॉब की, काम वाम किया कहीं पे कुछ? जॉब ही किया सर, वैसे तो मैं BSc से ही जॉब करते आया हूँ, बहुत अलग अलग जॉब किया है, यहाँ तक कि मैंने हाउस क्लीनिंग का भी काम किया है होटल्स में। अच्छा, ओके। वहीं औरंगाबाद में ही, अपने ही शहर में जब करते थे तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ सब मुझे मेरा ही देखना पड़ता सर, रूम रेंट वगैरह। काम छोटा नहीं होता ना कोई? घर वाले हेल्प कर देते थे, ऐसा नहीं कि घर वाले नहीं करते थे हेल्प, पर घर वाले में सर कैसा है, फादर जो है वो मेरे थोड़े अपाहिज है, और मदर जो है वो फार्मिंग करती, मतलब अकेला ही समझ ले कि मदर सब फार्मिंग करती है, और फार्मिंग के लिए भी ज़्यादा नहीं सर, सिर्फ 3 एकड़ लैंड है। ओके ओके। और फिर मैं क्या करता था सर, रात को बैठता था और देखता था स्क्रीन में कि आज दिन भर में कितने W पैटर्न निफ्टी ने बनाए, 5 मिनट पे, 15 मिनट पे, 30 मिनट में, और रेजिस्टेंस सपोर्ट को सही में ये फॉलो करता है क्या। अच्छा, एक सवाल है मेरा, यहाँ तक अब यहाँ पे जाके अपन पहुँच गए हैं उस पॉइंट पे जहाँ पे यार ये चीज़ें क्या होती हैं, प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, पैटर्न्स क्या होते हैं। इस पॉइंट से पहुँचने से पहले कितने पैसे का नुकसान अपन कर चुके थे? हाँ सर, तो मैंने कहा ना लगभग सारे, ये प्राइस एक्शन पता लगने से पहले सारे, इक्विटी में 30,000 चले गए, ऑप्शन में 17-18 चले गए, बचे थे 12-13 दोस्त को दे दिए। हाँ ओके, यस। सारे पैसे चले गए थे, और इसलिए मैं चुपचाप बैठ के अभी सिर्फ स्टडी कर रहा था। तो मार्केट को जो फीस देनी थी वो दे दी, और फिर देखता था रोज, फिर 1 महीना खुद से हिम्मत जुटाई कि भाई अब वापस ऑप्शंस करूंगा, अब मैं कुछ सीख गया करके, और मैं वो रात को चीज़ें फॉलो भी करता था कि 5 मिनट में W पैटर्न बन रहा है तो 15 मिनट में क्या बन रहा है, फिर 15 मिनट में क्या बन रहा है, फिर डायरेक्शंस कौन सी जा रही है, हायर हाई बन रहे हैं, ये सब मैं देख रहा था। और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, एक बार वापस मम्मी को कॉल किया और मम्मी को कहा, मम्मी मुझे 10,000 की ज़रूरत है। तो इस बार मम्मी ने पूछा, पर पिछली बार एक बार भी नहीं पूछा था, इतना कि कहा था मैंने कि मुझ पे कर्जा है तो मुझे दे दिए थे, पर एक बार पूछा, अरे तुला म्हणे दिले होते म्हणे मी पैसे मागे, हम मराठी बोलते सर। म्हटलं काय आता मला माझा मित्र आणि मी म्हटलं क्लासेस टाकायलो म्हटलं। ओके, फ्रेंड का कुछ कहा? तो मेरे दोस्त और मैं क्लासेस डाल रहा हूँ, तो वो 10,000 डाल रहा है, मैं 10,000 डाल रहा हूँ करके, हम छोटे से रूम में क्लासेस डालने वाले और बच्चों को पढ़ाने वाले थे, क्योंकि मैं PG तो था ही सर। तो इसके लिए फिर मम्मी ने कुछ ज़्यादा सोचा नहीं, फिर चौथे दिन मुझे पैसे दिए जब मैंने मांगे तब से। तो मुझे बाद में पता चला कि वो पैसे कहाँ से लेके दिए, तो जो गांव में बड़े ज़मींदार रहते हैं सर, तो उनसे 5% ब्याज पे 10,000 रुपये लिए। ओ माय गॉड, 5% ब्याज पे उधार उठाया गांव के ज़मींदार से, 60% साल का हो गया जयेश। और मुझे दिखा कि अब निफ्टी ने एम पैटर्न बनाया करके, तो जैसे ही मुझे लगा कि अब निफ्टी ने एम पैटर्न बनाया है, नेकलाइन ब्रेक हुई, और वैसे ही मैंने पूरे 10,000 रुपये इसमें डाल दिए, पुट खरीद लिए। अब मुझे प्रॉफिट दिखा सर, मेरे
10,000 के लगभग 13,000 हो गए थे। पर अभी काटने का मन नहीं कर रहा था। मैं क्या सोच रहा था कि डबल पैसा हो जाएगा तो 10,000 मम्मी के वापस कर दूंगा। 20 मिनट में सर ऐसा कुछ मूव आया कि एक बड़ी सी कैंडल बन गई साइड में, एम पैटर्न के बाजू में, नेक लाइन को लग के। मेरे को लगा रिटेस्ट होगा, क्योंकि वो भी सीख रहा था ना मैं। आज स्टॉप लॉस वगैरह तो सर मैं लगाता ही नहीं था। मेरे को मतलब ऐसा लगता था अरे मैं तो लॉस लूंगा ही नहीं, काटूंगा तो हाथ से काटूंगा, पर मैं मार्केट को स्टॉप लॉस लगाऊंगा नहीं और ये लूंगा नहीं करके, लॉस लूंगा नहीं, लूंगा तो प्रॉफिट ही करके। फिर वो सर बाद में 20 मिनट में ही, 11:20 में वो जो अमाउंट थी सर वो 2,000 पे आ गई 10,000 की। तो अब जो मेरा सर चकराया, पिछली बार तो मैंने भगवान को दूर से ही हाथ जोड़े थे, इस बार भगवान का फोटो उठा के सिस्टम के बाजू में, लैपटॉप के बाजू में रख दिया और सर नीचे कर दिया कि अब तू ही बस बचा सकता है। तो मम्मी से मैंने पैसे लाए थे, इतना मैं सब सीखा 1 महीने कि क्या होता है डबल टॉप, डबल बॉटम, ये सब सीखा करके। और अभी 10,000 डाले थे, ये 2,000 मुझे दिख रहे हैं। तो फिर सर ऐसा किया नहीं तो 2-3 मिनट में और सर कम हो गया, तो लगभग मेरे ख्याल से 1600 पे आ गया, 1600 पे आ गए। फिर 1600 का फिर हुआ 3200, 3200 जैसे ही हुआ तो मुझे लगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, पर वो वापिस आके रुका, स्टक हो गया सर 2,000 पे। और मैंने 2,000 क्यों ना हो एग्जिट मार लिया और 2,000 विड्रॉ कर लिए। और तब मैंने सर 3 महीने मार्केट से संन्यास ले लिया। सिर्फ 3 महीने करना ही नहीं करके मुझे ऐसा, मतलब 3 महीने की तो बाद में मैंने एंट्री की, पर तब मेरे दिल में आया कि अब मुझे करना ही नहीं सर, कोई भी आदत हो जाए, क्योंकि इसमें तो ऐसा कर करके मैं पूरा घरदार चले जाएगा, ऐसा लग रहा था। 11 बजे जयेश, 11 बजे पैसे आते हैं, 11:20 पे तुम्हारे कैंडल बनने शुरू हो जाते हैं, प्रॉफिट दिखना शुरू हो जाता है, लालच जाग जाता है, बड़ा रेड कैंडल आता है, सब ले जाता है भगवान के। यार पर इतनी हिम्मत कैसे आ गई जयेश? सर हिम्मत की बात ये थी कि कैसा था, जो मेरे दोस्त लोग थे ना, मैंने जैसे पहले ही बताया, वो मुझे सिर्फ प्रॉफिट बताया करते थे, लॉस कोई बताता ही नहीं था। तो मैं बोलता था वो कमा रहे हैं, मैं क्या क्यों नहीं कमा रहा मतलब। और जहाँ तक मैं जब ये चीज़ें सीखा था ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस में उनसे डिस्कस भी करते थे, अरे वो बोलते थे छोड़ना यार ये सब चीज़ें, मैं तो देख लेता और देख तेरे को मैं बताता भी कि प्रॉफिट हुआ करके, पर वो लॉस मतलब छुपा ही देते थे सर। तो मुझे ऐसा लगता था कि वो कमा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कमा रहा। और मैं भगवान को भी यही कहा करता था कि यार भगवान, मतलब वो कमा रहे हैं, उनको पैसा मिल रहा है, मेरे में क्या गलती है, ऐसे मैंने ऐसे कौन से पाप कर लिए। स्टॉक मार्केट है, भगवान के मंदिर में जाके सिर्फ पैर छूने से कुछ नहीं होएगा। फिर अब मेरे को लगा कि जो उस वक्त मैंने सुना था ना कि बुक्स रीड करनी चाहिए, तो तब मैंने फिर जाके ट्रेड इन द जोन खरीदी। अब जाके कितने की किताब आई ये कितने की किताब है जयेश? सबको बताओ, ये कितने की किताब है ये सर मैंने सच बताऊँ आपको, मुंबई में एक CST पे पॉइंट लगता है, वहाँ पे 600 रुपये में सर 5 किताबें मिलती। 120 रुपये की तुम्हें किताब पड़ी और तुम करीब 65,000 पहले, 50-60,000 पहले और 10,000 फिर अलग से 70,000 रुपये दे चुके थे, जो 120 की किताब थी। हाँ सर, राइट। और फिर जब मैंने वो पढ़ी तो उसमें से मुझे एक बात बहुत पसंद आई सर, कि जब भी हम ट्रेड लेते हैं ना, तो ट्रेड हमारे डायरेक्शन में जाए ना जाए ये हमारा काम नहीं सोचना, हमारा काम है सिर्फ ट्रेड लेना। यही बात सर हमें भगवत गीता भी सिखा दी कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, फल तो तुझे मिलने ही वाला है। जिस हिसाब का कर्म है। तो फिर मैं क्या करता सर, बाद में फिर मैं इंट्राडे करने लगा। अब ऑप्शन तो मैंने बोला कि छोड़ो, करूँगा ही नहीं करके, अब फिर इंट्राडे पे आ गए, क्योंकि उस पर मार्जिन मिलती है, मुझे मार्जिन से मतलब था। इक्विटी तो मैं कर चुका था, मुझे मार्जिन से मतलब था फिर इंट्राडे करनी। और जब इंट्राडे करता था सर, तो फिर भी मैं एसएल नहीं लगाता था। क्या बात है! एसएल बिल्कुल नहीं लगाता था। और फिर ट्रेड ले लेता था सुबह, और हमेशा कहीं जॉब पे हो या कहीं पढ़ाई करते हो, मोबाइल बार बार निकाल के देखता था, प्रॉफिट पे दिखा कट करता था, लॉस में रहा तो रुका रहता था। और क्या समझता था कि भाई एक बात कही है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो।
अरे सिर्फ ये लाइन नहीं पढ़नी थी, आगे भी है। कि ओवरऑल है ना 2 महीने मैंने मैंने देखा मैं लॉस में था टोटल। और ये जो पैसा बाद में उठाया था सर मैंने, बाद में जो 15,000 उठाया था उससे इंट्राडे करता था, वो उसी दोस्त से उठाए थे जिससे मैंने पहले 30 लिए थे, उसको 12 लौटाए थे वापस, उससे 15 लिए थे। अच्छा, उसको पता था कि मार्केट के लिए ले रहे हो, ट्रेडिंग के लिए ले रहे हो पैसा? हाँ, उसको पता था। और उसको ये भी पता था कि भाई ये दे देगा करके। पिछली बार ठीक है इसने कुछ रीज़न की वजह से फ़ोन नहीं उठाया है, पर ये दे देगा क्योंकि मतलब मैं काम वगैरह करता था तो उसको पता था कि ये काम करके क्यों ना हो मेरा पैसा दे देगा। तो इसीलिए उसने मुझे दिए थे 15,000। तो पर ज़्यादा इस बार ज़्यादा पैसे नहीं गए थे सर, क्योंकि कुछ प्रॉफ़िट भी होता था। नहीं, बट इस बार अलग क्या कर रहे थे? हाँ, अलग ये कर रहा था सर कि इस बार है ना जो मैं प्राइस एक्शन वगैरह को फॉलो कर रहा था। प्राइस एक्शन में इस बार सपोर्ट रेजिस्टेंस को ही सिर्फ फॉलो करता था, एक बॉक्स बना लेता था, ब्रेकआउट हुआ क्या ये कर लेता था। पर मुझे ये नहीं पता था कि भाई इंट्राडे का मूव सिर्फ कुछ अपना टारगेट हिट होने तक ही होता है, वो बाद में घूम भी जाता है करके। ये चीज़ मुझे नहीं पता थी, इसके लिए मैं रुका रहता था। और प्रॉफिट तो दिखता था तो वैसे ही मैं एग्जिट कर लेता था, और लॉस दिखता था तो रुका रहता था, वो ब्रोकर अपने आप काट लेता था तब सौदा। तो इस तरह से ये चलते गए। फिर कुछ 3-4 हज़ार रुपये लॉस होने के बाद फिर मुझे समझा कि कुछ तो गलती हो रही है करके, फिर मैं इंडिकेटर्स वगैरह ये वो देखने लगा। तो हालांकि सब कहते हैं कि प्राइस एक्शन सबसे बड़ा होता है, उसके बाद ही इंडिकेटर होता है, मतलब इंडिकेटर प्राइस एक्शन के हिसाब से काम करता है करके। तो फिर सर मैं बॉलिंजर ब्रांड की मैंने टेक्निक देखी, और वो मैं आज भी लागू करता हूँ सर। मतलब कैसा कि फिर हाँ, साइकोलॉजी की बात की जाए सर, तो फिर अब ये जो मेरी साइकोलॉजी थी वो जो पूरी बिगड़ गई थी। हाँ, मुझे इतना था कि फिर गम नहीं होता था लॉस का। वो बुक पढ़ने के बाद इतनी साइकोलॉजी हो गई थी कि भाई मार्केट पे पैसा खाई गई, मार्केट है पैसा खाई गई। पर अब यहाँ पे और एक चीज़ की कमी थी, वो थी सर रिस्क मैनेजमेंट। मैं क्या करता था, अगर 15,000 आए तो 15,000 से ट्रेड कर लेता था। 10,000 से पूरा ट्रेड कर लेता था, एक ही स्टॉक में इंट्राडे में कर लेता था। ये रिस्क मैनेजमेंट मुझे पता नहीं था। फिर क्या हुआ, रिस्क मैनेजमेंट में मैंने और एक दो बुक से पढ़ा, और फिर मैंने गूगल पे ऐसे ही सर्च किया रिस्क मैनेजमेंट शीट वगैरह करके। तो उस पे मुझे एक्सेल शीट मिल गई, और एक्सेल शीट मिल गई तो उसमें मुझे समझा कि भाई मुझे जो है मेरी रिस्क पहले डिसाइड करनी है कि अगर मेरे पास 15,000 रुपये तो मैं उसमें कितना खोना चाहता हूँ, ये मुझे पहले डिसाइड करना है, और उस हिसाब से मुझे क्वांटिटी मिलेगी। ये चीज़ मुझे फिर गूगल से समझ गई, जो मुझे एक्सेल शीट मैंने डाउनलोड की उस पे सब ऑलरेडी दिया होता था, सिर्फ मुझे मेरी रिस्क डालनी थी, और अपना ये डालना था कि शेयर कितने का है और कितने का उसका एसएल रहेगा करके। तो मुझे क्वांटिटी मिल जाती थी। तो अब मैं बहुत हद तक सर बेटर करने लग गया था। अच्छा, मतलब ये पता लग गया था कि कितनी पोजीशन उठानी है, कैपिटल में से कितने की पोजीशन उठानी है, और उसमें से कितने का रिस्क ले सकते हो, कितना को टारगेट सोचते हो। तो फिर भी ना इंट्राडे में मैं बहुत फटके खा रहा था सर। मैं हैरान नहीं हूँ, मैं हैरान नहीं हूँ। तो बहुत फटके खा रहा था सर। फिर मैंने क्या सोचा कि जो यार मैं पहले करता था ना इक्विटी वो करूँ, और मैंने जो सीखा है अभी लगभग बॉलिंजर बैंड का, तो वो मैं फॉलो करूँ करके। तो आज भी सर मुझे, मतलब हालांकि मैं फॉरेक्स भी करता हूँ, मुझे आज के पीरियड में प्राइस एक्शन बहुत अच्छी तरह से समझ में आती है सर, वो इशू नहीं। पर मैंने डिसाइड कर लिया है कि ये जो इंडिकेटर है ना सर, ये मेरे काम आ रहा है ना, तो मैं इसको ही भगवान मान के चल। इसके अलावा मैं शेयर मार्केट के लिए, मतलब स्विंग, अभी मैं फिलहाल स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ सर, डेली कैंडल पे, या कभी कभी आवरली कैंडल पे भी करता हूँ, 2-3 दिन के लिए स्विंग। अच्छा। तो फिर मैंने क्या सोचा कि अभी वही करते करके इसको सिस्टम को फॉलो करते करके एक ही बोलिंजर में, तो मैं आज भी उसी को ही फॉलो करता हूँ। मुझे एक चीज़ सर, जब मैं ये पूरे फेज में था ना, एक चीज़ मुझे समझ में आई, पर वो इतनी ज़रूरी है सर, कि ये जो मार्केट है ना सर, इसमें सब चलता है। मतलब कैसा है सर, इसमें एक ट्रेंड लाइन खींच तो वो चलती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस चलता है, कोई इंडिकेटर लगा तो वो चलता है, मतलब सब चलता है इसमें, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो इसमें चलती नहीं। और ये जो टेक्निकल एनालिसिस है सर, ये सिर्फ हमें एक ही चीज़ बताता है कि बाय कहाँ करना है और सेल कहाँ करना है, इसके अलावा ये कोई काम का नहीं। यहाँ पे सर डिसीजन पे स्टिक रहना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कि हमारी साइकोलॉजी क्या करती है, हम अगर पीएनएल को देखें, यानी प्रॉफिट और लॉस का हर बार देखे रहे, तो हमारी साइकोलॉजी उस तरह से वर्क करती है। जो हार्मोन से ऊपर नीचे होते रहते, केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है सर इंसान का,
पर अगर हमने डिसिप्लिन में रहे, एक मतलब तब मुझे जर्नलिंग पता भी नहीं थी, फिर भी मैं अपने बुक पे लिख लिया करता था कि हाँ, कि मुझे इतने पे निकालना है और इतना मेरा स्टॉप लॉस है, चाहे फिर मार्केट में कुछ भी हो जाए। मैं स्टॉप लॉस तो एक्सेप्ट करूंगा और ये भी अपना टारगेट मिला तो टारगेट एक्सेप्ट कर लूंगा। ये चीजें मेरी साइकोलॉजिकली स्ट्रांग बनती है। बट मेरे को एक बात बताओ कि तूने बहुत अच्छी बात बोली कि मार्केट में सब कुछ चलता है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, बॉलिंजर बैंड, टेक्निकल इंडिकेटर, प्राइस एक्शन, पैटर्न, सब चलता है। इसी से पता लगता है कि मतलब ये सारे एक तरह से बाण हैं, अस्त्र हैं स्टॉक मार्केट के, चलते सभी हैं, बंदूक है, तलवार है, चाकू है, लेकिन और हाथ भी हैं हमारे। तो बात जरूरी है सर, मैंने कहा ना, बाय और सेल हमें समझा तो ही हमें सब समझेगा, पर मैं सिर्फ एक बता रहा हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी कितनी जरूरी है करके। लोग उस पे ही काम नहीं करते। टेक्निकल तो हर किसी को पता चल जाता सर, क्योंकि मैं 1 महीने में समझ गया कि यहाँ लाइन है, यहाँ लाइन है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, डाउ तेरी बन रही है, ये तो सबको पता चल जाता है सर। पर उस पे स्टिक जो रहे ना, डिसीजन जो है सर, ये बहुत लोगों को नहीं आता। तो जब पहली बार समझ आने लगा बात कि चल यार अब अच्छा, अब गेम समझ में लगी है, अब अच्छा इससे रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, तो कंसिस्टेंटली 1 महीने में रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी और स्किल के साथ जब ट्रेड किया रेगुलरली, तो क्या फ़र्क दिखने लगा फिर? देखिए सर, अभी मतलब मेरे जो दोस्त थे वो सब अभी ऑप्शन ही करते हैं अभी भी। मैं उनके पास हूँ, इतना मैं उनको बताने की कोशिश करता हूँ, पर वो समझना नहीं चाहते, या फिर समझ भी रहे होगे तो उनको गैम्बलिंग ही। इतनी मेहनत कौन करेगा यार? क्योंकि ये जो सर हमारे औरंगाबाद में अभी तक इतनी अवेयरनेस नहीं है शेयर मार्केट जितनी मुंबई पुणे वगैरह में है। आपका क्वेश्चन क्या था? कि जब पहली बार प्रॉफिट लगने लगा साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट और स्किल के साथ, तो वो पहला महीना कैसा गया? जो पहला महीना गया था सर मेरा, मुझे 16% का प्रॉफिट हुआ था। अच्छा, सिर्फ 4 ट्रेड में महीने के। ट्रेड ही 4 लिए थे पूरे महीने में? हाँ, पूरे महीने में 4 ही ट्रेड। 4 में रुक कैसे पाए अपने आप को? देखिए सर, मेरी जो ये थी कैपिटल जो थी वो 20,000 थी, और जो मेरा रिस्क था वो 2,000 रुपये था। ठीक है, 10%। ओके। और 1:3 मेरे टारगेट थे, और चारों मेरे 8 हो गए अभी। इसीलिए मुझे उस महीने में 16% तक का प्रॉफिट मिला था। तो इसको ट्रेडिंग स्विंग कर रहे थे? हाँ, स्विंग बिल्कुल सर, और मैं आज भी स्विंग ही करता हूँ। लोग मुझे आज मतलब बोलते, जो मेरे वही दोस्त जो आज गैम्बलिंग करते, बोलते अरे यार तुझे इतना समझ रहा है सब ये वगैरह, तो एकदम सिस्टम पे स्ट्रिक्ट रह रहा है करके, तू ऑप्शन कर ले। पर मुझे पता है कि जो मेरे ऐसे भी पहचान के जो रियल में ऑप्शन करते, अच्छी तरह करते, और वो भी 10 से 12% बना लेते। पर सर इक्विटी में भी उतना पैसा बनाया जा सकता है स्विंग्स। अच्छा, स्विंग पहले तो मुझे 2-3 सवाल हैं कि पहला सवाल तो है कि स्विंग क्यों करते हो, मतलब ऐसा क्या पसंद आ गया इस फॉर्मेट में? दूसरा कि जब करते हो स्विंग ट्रेडिंग तो तुम्हारा स्टॉक सिलेक्शन करने का और उसके होल्डिंग टाइम को पिक करने का कि कौन सा स्टॉक कितने समय के लिए होल्ड करके रखना है, कब एग्जिट करना है, इसका डिसीजन कैसे लेते हो? देखिए सर, सबसे पहले का क्वेश्चन का जो मैं आपको आंसर देता हूँ कि मैं स्विंग ट्रेडिंग इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि मुझे इसके लिए हर बार स्क्रीन के सामने रहना नहीं पड़ता। मैं सिर्फ नाइट को बैठे 1 घंटा अपना काम कर लेता हूँ। कल के लिए जो स्टॉक मेरे सिस्टम पे आए हुए होते हैं वो मैं पिक कर लेता हूँ। एकदम सिंपल सिस्टम है सर मेरी। बता दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। हाँ, वही अगला सवाल भी यही था कि स्टॉक पिक कैसे करते हो? तो हाँ सर, मैं कोई और इंडिकेटर यूज़ नहीं करता, सिर्फ बोलिंजर बैंड लगाता हूँ, वो भी बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है 20 DMA का बोलिंजर बैंड लगाता हूँ। और बोलिंजर बैंड पे सिर्फ इतना देखता हूँ कि लोअर बैंड के नीचे की साइड थोड़ी बहुत ग्रीन कैंडल किसने बनाई, किस स्टॉक में। वो भी मैं अगर ट्रेड करता हूँ वो निफ्टी 100 में ही सर, वही स्टॉक में स्कैन करता हूँ। लोअर बैंड पे अगर ग्रीन कैंडल बनाई हो तो उसके हाई पे में खरीद लेता हूँ सर, और उसके नीचे में स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। वहाँ से सर वो अपर बैंड को टच होता है तो 1:3 टारगेट मुझे मिल जाता है। फिर वो चाहे कितने भी दिन में हो। कुछ स्टॉक है जो 2 या 3 दिन में ही दे देते हैं, कुछ 10-15 दिन तक रुलाते रहते हैं, पर टारगेट हिट करते हैं जरूर है। और स्टॉप लॉसेस भी होते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं होते, पर रेशियो अच्छा है सर। मतलब मेरे लिए वो सिस्टम का रेशियो अच्छा है। तो अगर मैं थोड़ा समराइज़ करूँ तो ये देखते हो कि निफ्टी 100 के स्टॉक्स उससे नीचे का नहीं उठाने का, निफ्टी 100 का हिस्सा होना चाहिए। और कभी निफ्टी 200 उससे कम, उससे नहीं। चलो 200 तक चले, स्मॉल कैप सॉरी मिड कैप तक चले जाते हो?
कोई स्टॉक पिक करने को मिला ही नहीं तो निफ्टी 200 भी देख लेता हूँ। इसमें लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप कौन सा होता है? ये लार्ज कैप तो होगा ही, थोड़ा मिड कैप भी होगा। नहीं, लार्ज कैप में ही समझ सकते हैं सर। अच्छा, लार्ज कैप ही है सारा। तो अच्छा, उधर नहीं जाते कभी मिड कैप की तरफ? मिड कैप की तरफ सर जाने का ऐसा मन ही नहीं किया, क्योंकि कैसा है सर, निफ्टी 100 में ही मुझे स्टॉक मिल जाते हैं पिक करने के लिए, और नहीं मिले तो फिर मुझे निफ्टी 200 की जरूरत पड़ती है। अगर जिस दिन नहीं मिलेंगे 200 में भी तब सोचूंगा। चलो, अभी निफ्टी 200 में मिल गया कोई ना कोई स्टॉक, बेस्ड ऑन के बोलिंजर बैंड का जो लोअर बैंड है उसके नीचे ग्रीन कैंडल कौन बना रहा है, उसके हाई पे जाके खरीद लोगे। या फिर हैमर मतलब बुलिश कैंडल कोई। अच्छा, बुलिश कैंडल बन गई, और फिर उसके अपर का वेट कर, अपर बैंड को टच होने का वेट करोगे। इसमें वॉल्यूम चेक करते हो? हाँ जी हाँ सर, बिल्कुल। अच्छा, मतलब वॉल्यूम का क्या इंडिकेटर रहता है कि किस बेस पे वॉल्यूम पिक करते हो? सर कैसा है, अभी देखिए, मैं सिर्फ अभी ओवरऑल वॉल्यूम कभी नहीं देखता उसमें, क्योंकि उसमें ओवरऑल वॉल्यूम है ना, मुझे एक तो कम मिलते हैं या फिर हायर भी मिले तो रेड में ही मिलते हैं। मैं सिर्फ उस कैंडल का वॉल्यूम चेक करता हूँ, उस डे के कैंडल का, जो ग्रीन या फिर जो बुलिश बनी हुई है, अगर उसका वॉल्यूम मैं चेक करता हूँ, अगर उसका वॉल्यूम अच्छा हो तो ही मैं उसमें मतलब ट्रेड करूँगा। और वो भी कब ट्रेड करूँगा, अगर कल उस दूसरे दिन उसका हाई ब्रेक होता है तो ही मैं उसमें एंट्री करूँगा, वरना नहीं करूँगा। और पोजीशन किस बेस पे बनाते हो कि कितना क्वांटिटी लेके जाऊँ? हाँ, तो वो सर रिस्क जो मैं लेता हूँ उस पर, अभी सर फिलहाल मैं 7,500 रुपये की रिस्क लेता हूँ, 1.5 लाख। और ये जो मैंने जमा किए सर 1.5 लाख, वो मैंने बाद में मैंने सीखा कि मार्केट में जो है ना, थोड़ा थोड़ा पैसा फूकना चाहिए, बड़ी अमाउंट ला के फूको मत। थोड़े थोड़े से कैपिटल बढ़ाते जाओ, मार्केट अपने आप देती जाएगी। तो ये 1.5 लाख का कैपिटल, इसके बारे में तो हमारी कोई बात ही नहीं हुई है, ये पैसा कहाँ से आ गया? हाँ सर, ये देखिए, अभी 1.5 लाख का जो कैपिटल है ना सर, मैंने फिर बाद में ये सब होने बाद मैंने क्या सोचा कि अभी मैं छोटे से शुरुआत करता हूँ, मतलब सीखना भी होगा मेरा। अब ये बॉलिंजर बैंड पे ही बता रहा हूँ सर, हमें सीखना भी होगा मेरा और ये भी होगा। तो मैंने 5,000, मैंने मन में डिसाइड कर दिया कि मैं 5,000 रुपये हर महीने डाला करूँगा, 5 से ऊपर नहीं डालूंगा। और मुझे जब जरूरत लगे, समझे, जो प्रॉफिट हुआ तो मैं निकल लूंगा, नहीं जरूरत रही तो उसमें वो कैपिटल बढ़ते रहेगी। तो ऐसे करते करते सर मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, पिछले 6 महीने से। 6 महीने से 1.5 लाख का कैपिटल बना लिया है? हाँ, 5,000 से 1.5 लाख तक आया। कुछ उसमें प्रॉफिट है, और बाद में हर महीने जो डिसाइड किया था 5-5 हज़ार ऐड करूँगा। कभी अभी समझो फेलोशिप है मुझे पीएचडी की, तो कभी थोड़ा बहुत पैसा तो वो भी थोड़ा उसमें ऐड किया है। पर यही इसी स्टेप से मैं आगे बढ़ रहा हूँ सर। और आगे जाके मैं अभी नए ये दिवाली के पीरियड से सोच रहा हूँ कि 20-20 हज़ार की अमाउंट बढ़ाते जाओ, क्योंकि अभी मुझे दिख रहा है कि पिछले 6 साल से मैं कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल रहा हूँ कर। नहीं तो अभी काफ़ी लोग थोड़ा विश्वास करने में फाइट हो जाएगा उनको कि 5,000 के कैपिटल से 1.5 लाख रुपया 6 महीने में बढ़ाना नामुमकिन टाइप सुनता है। मैं बोल रहा कि हर महीने में 5,000 डाला भी करता था, वो प्रॉफिट का अमाउंट भी उसमें होता था। और जब मेरी समझो पीएचडी की फेलोशिप आई थी तो उसमें से भी मैंने अमाउंट उसमें डाला हुआ है, ये बता रहा हूँ ना। अच्छा, तो मतलब ये सारा प्रॉफिट नहीं है? 5,000 पर मंथ डालते तो 30,000 डाल दिया, ऊपर से कुछ और डाल दिया होगा, तो उसके बेस पे 1.5 लाख बना है। ओके। मतलब मैं 5,000 तो फिक्स डालूंगा सर महीने में, और अगर कुछ ऐसा बचा हुआ बाकी का पैसा जो मुझे नीड नहीं जिसकी, तो वो डाल दूंगा, अगर नीड है तो नहीं डालूंगा। तो अभी जब पहले 2 मिनट में हम जब बात कर रहे थे कि जी मेरे को ना 25,000 रुपये कमाना है 20,000 के कैपिटल से, और आज 1.5 लाख के कैपिटल से 5,000 रुपये कमा रहे हो तो अब थोड़ा रियलिस्टिक लगता है कि ये पॉसिबल है, 1.5 लाख से 5,000 रुपये कुछ ना कुछ लेवल पे निकाला जा सकता है। हाँ सर, बिल्कुल। थोड़ा रियलिटी तो यही है ना। मेरा हाई मतलब मैं बोल रहा हूँ सर 5 नहीं, 12 से 16,000 तक बना लेता हूँ सर मैं 1.5 लाख पे। अच्छा, 1.5 लाख में मतलब 10% निकाल रहे हो तुम? 8%। और वो भी 3 या 4 स्टॉक पिक करते ही सर, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि इक्विटी में भी पैसा बन सकता है सर, ऐसा नहीं कि नहीं। आजकल सर सब लोग ऑप्शंस की तरफ आगे जा रहे हैं। इक्विटी को मतलब अगर कोई इक्विटी कर भी रहा हो ना, तो मतलब उसको वैल्यू ही नहीं दे रहा कोई। वो बोलता है अरे यार ऑप्शन अच्छा है, ऑप्शन अच्छा है, ऑप्शन अच्छा है। देगा। हाँ, पेशेंस लगते हैं सर इसमें, इक्विटी में। अगर 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड लेके चलते हो कि 2,000 का नुकसान और 6,000 का प्रॉफिट, तो अगर वो पोजीशन नहीं बन पा रही, 6,000 नहीं 3,500 पे रुकी हुई है और हो गए हैं 20 दिन, तो पोजीशन काटते कैसे हो? नहीं सर, काटता बिल्कुल नहीं। एक तो एसएल एक्सेप्ट कर लूंगा, या फिर ये टारगेट मतलब 1:2 अगर हुआ हो तो एग्जिट कर लूंगा सर।
पर 1:2 से कम हो तो ऐसे ले लूँगा, पर काटना नहीं। डिसिप्लिन में रहता हूँ सर, बिल्कुल डिसिप्लिन। जो मैंने ट्रेड लेते वक़्त जर्नलिंग की होती है, जो रफ बुक में मैंने लिखा होता है सर कि मैं इसी टारगेट पे काटूँगा, इसी पे एसएल एक्सेप्ट करूँगा, उसमें मैं फिक्स रहता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे पता है कल मार्केट गिरने वाली, ठीक है ना, एसएल हिट होगा तो होने दो, कोई बात नहीं, वो तो होना ही है। नहीं, बट कभी कभी तो होगा यार, चल कोई नहीं, 500 निकाल लिया बहुत है, आगे चलते हैं, कैपिटल निकाल लेते हैं अपना। ये हुआ है सर, बहुत बार हुआ है, और तब मैंने यही नोटिस किया है सर कि इसमें क्या होता है ना कि हम प्रॉफिटेबल बन ही नहीं पाते। हमें दिखता है कि प्रॉफिट तो हो रहा है, पर हम ऐसे लीड जब करते हैं, ओवरऑल जब हम टैली करते हैं सर, तो हम प्रॉफिटेबल नहीं रहे, पर डिसिप्लिन की वजह से हम प्रॉफिटेबल रहते। मैं ना तुम्हें चेक ही कर रहा था, जो क्योंकि तुमने 2-4 मिनट 5 मिनट पहले एक बात कही थी कि पोजीशन पकड़ के रखना ज़रूरी है। हम पोजीशन नहीं पकड़ना भूल जाते हैं, और मैं उसी चीज़ पे देख रहा था कि कहीं तुम थोड़ा फिसलते हो कि पोजीशन काट लेते हो पर पोजीशन नहीं काटते हो। पहले किया करता था सर, पहले थोड़ा फेयर रहता था तो पहले किया करता था, और अभी नहीं, अभी बिल्कुल नहीं, अभी स्टिक रहता हूँ सर डिसीजन। हाँ, 1:3 का टारगेट, 1:2 अगर हो गया तो पोजीशन काट लेता हूँ मैं। बहुत 3 अगर हो गए, मार्केट साइडवेज हो रहा है तो काट लेता हूँ, पर 1:2 से कम पे नहीं काटता सर। ये चीज़ ना टेक्निकल स्किल और रिस्क मैनेजमेंट के अलावा पोजीशन साइजिंग, हालांकि पोजीशन साइजिंग भी रिस्क मैनेजमेंट का एक हिस्सा है, या साइकोलॉजी का एक हिस्सा ही है, लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज़ को कदर नहीं कर पाते और प्रॉफिट देख के अपना टारगेट प्राइस को रिस्पेक्ट नहीं करते, स्टॉप लॉस को भी रिस्पेक्ट नहीं करते। वो कहते हैं कि चलो एग्जिट मार लेते हैं और नेक्स्ट पोजीशन वैसे बना लेंगे, बट दैट शुड नॉट बी द केस। बिल्कुल सर, मैं सुबह सुबह जब उठता हूँ ना, जब अगर स्विंग ट्रेड अगर मैंने लिया है 9:15 बजे, मुझे कोई मतलब नहीं सर मार्केट कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं, निफ्टी क्या कर रही है। मैं बस जो मेरे स्टॉक लिया है, मैंने जो बुक में लिखा होता है या मेरे एक्सेल शीट पे डाला हुआ है, वो एसएल में डेली उसमें डाल, ये मेरा काम है। बाद में मैं देखता भी नहीं सर, मतलब मेरे को स्क्रीन देखना बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी पैसा कमाना पसंद है। और ये सबसे अच्छा मुझे स्विंग ट्रेडिंग में पसंद आता है कि बस अपना जब ट्रेड हो जाए, 2 ट्रेड अपने हो जाए, तो वापस तीसरा चौथा ट्रेड ढूंढो, बस उसी वक्त मेहनत करो, बाद में कोई मेहनत। अच्छा, ये स्टॉक सिलेक्शन में कितना टाइम जाता है कि कोई फ़र्क, कोई टाइम ऐसा नहीं है, रेंज नहीं है? नहीं, जाता है सर, बिल्कुल जाता है। अभी देखिए सर, कभी कभी क्या होता है सर, अपॉर्चुनिटीज ना 10-12 स्टॉक एक आ जाती है। 10-12 स्टॉक्स? ओके। 100 में से कभी कभी 10-12 स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी आ जाती है, और कभी कभी तो किसी में नहीं आती, तो निफ्टी 200 की तरफ जाना पड़ता है। तो उसमें से चूज करना थोड़ा हार्ड हो जाता है सर, डिफिकल्ट हो जाता है। पर फिर उसमें भी सर मैं क्या देखता हूँ कि जिसने रेड कैंडल्स जो है गिरते वक्त वो कम बनाए हो, ऐसा मैं चूज कर लेता हूँ, क्योंकि अगर लोअर Okay. बैंड की तरफ आ रहा है तो वो रेड कैंडल बनाते ही आता है। हम्म। तो उस वक्त मैं सिर्फ इतना देखता हूँ कि रेड कैंडल्स किसने कम बनाए, वो फिर मैं स्टॉक लिख के रखता हूँ, और वो फिर उनमें से वो 2 चॉइस मतलब स्टॉक में चूज कर। वॉल्यूम भी चेक कर लिया, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी चेक कर लिया, ट्रेंड भी चेक कर लिया, और उसके बेस पे पोजीशन बना ली। क्वांटिटी भी रिस्क मैनेजमेंट के साथ पिक करते हो। कैपिटल का कितना हिस्सा, कितना परसेंटेज एक पोजीशन को दे देते हो? अभी मैं जो है वो 5% का सर पूरी ओवरऑल कैपिटल की मैं करता हूँ, तो उसमें से 2.5% एक के लिए और 2.5% एक के लिए, ऐसे मैं 2-2 ही हर बार लेता हूँ। और उसमें से कोई एक टारगेट हो जाए या एक स्टॉप लॉस हो जाए तो फिर और एक ही स्टॉक ढूंढता हूँ वापस, मतलब मैं 2-2 के जोड़ी से ही स्टॉक लेता हूँ। अच्छा, थोड़ा बताओ उसके बारे में, फॉर एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल देखिए सर, अगर मैंने कोई स्टॉक खरीदा, मतलब आज मैंने देखा, आज मेरे पास पैसे, मैंने स्टॉक नहीं लिया हो, मैंने 2 स्टॉक फिल्टर करके निकाल लिए मैं, और मैंने वो कल सुबह बाय कर लिए 2 स्टॉक, वो बाय कर लिए मैंने। और फिर अगर उसमें से कोई 8 दिन में या फिर 5 ही दिन में अगर किसी ने मुझे टारगेट दे दिया, तो मैं क्या करूंगा फिर, अभी उस जिस दिन मुझे टारगेट दे दिया उसके उसी दिन रात में बैठूंगा और एक स्टॉक में स्कैन करूंगा, फिर वो चूज करके, और अगर दोनों में टारगेट मिल गए तो 2 स्टॉक में चूज करूंगा। ऐसे में 2-2 स्टॉक, अगर कभी कभी महीने में 6 स्टॉक हो जाते, 5-4 ऐसा चलते रहता है, कभी 3 ही मिलते हैं। अच्छा, तो 2 के मतलब एक पेयर हमेशा लेके चलते हो, और अगर एक ने टारगेट दे दिया या स्टॉप लॉस हिट हो गया, उस केस में दूसरा ले आओगे। फिर उसी रात बैठता हूँ और स्कैन करता हूँ। एक अकेले को चलने नहीं देते, साथ चलना है किसी ने, ऐसा क्यों? ये क्यों? इसीलिए ना सर, मैंने बताया ना आपको कि मेरा 5% का रिस्क होता है, तो मैंने 2.5% बांटे हुए रहते।
नहीं तो 5% एक पे लगाते क्यों नहीं हो? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। वाई, मैं वही पूछ रहा हूँ, वाई नॉट? क्योंकि कैसा है सर, एक ही में अगर 5% गिर जाऊँ ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा दर्द होगा। तो उससे अच्छा 2 में से कैसे सर एक टारगेट भी दे देता है और स्टॉप लॉस भी हो जाए, तो फिर भी प्रॉफिट भी दिखता हूँ ना सर। तो भी प्रॉफिट है, थोड़ा सा डाइवर्सिफाई हो गया, और 3 करोगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन ही आएगा। नहीं सर, फिर 3 में क्या है पता है क्या सर, वो मतलब मैंने जैसे कहा कि मुझे देखना ही पसंद नहीं है, और वो फिर वो स्क्रीन को बार बार, तो 3 में अगर मैं करूँगा, चूज करूँगा समझो, तो 5% को और कम कम करते जाऊंगा, और वो तीनों के ऊपर वापस नजर रखनी पड़ेगी। मतलब मार्केट को टाइम कम दो और मार्केट से पैसा लो। क्योंकि ज़्यादा टाइम दिया ना, क्योंकि सर मैं समझ गया हूँ कि मुझे ज़्यादा दिन तो नहीं हुए, तो अभी भी मेरी साइकोलॉजी उतनी बिल्डअप नहीं हुई, इसीलिए शायद मैं ऐसा करता हूँ। नहीं, बट ये एक अच्छा फेज़ है जयेश, के एक सही समय से के दौरान से गुजर रहे हो, जहाँ पे देख रहे हो कि यार मेरी एक सेटअप बना हुआ है, और उस सेटअप में मैं 2 स्टॉक को इकट्ठे लेके चलता हूँ, मेरा रिस्क भी डाइवर्सिफाई होता है, मेरा रिस्क मैनेजमेंट हो रहा है, और पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी बनती है कि अगर एक में नुकसान और एक में प्रॉफिट होता है तो ओवरऑल प्रॉफिटेबल पोजीशन रहेगी। मतलब कभी ऐसा हुआ है कि दोनों के दोनों स्टॉक्स ने स्टॉप लॉस हिट किया हो? और ऐसा कभी कभी तो पूरा महीना ऐसा हुआ है कि 4-4 स्टॉक के स्टॉप लॉसेस। उस समय मार्केट की सिचुएशन या इंडस्ट्री की या उस सेक्टर की सिचुएशन चेक करते थे? नहीं सर, मैं ना प्योरली, जैसे मैंने कहा ना, मैं कोई न्यूज़ देखता हूँ ना कुछ देखता हूँ, ना कुछ नहीं, ना फंडामेंटल देखता हूँ ना कुछ नहीं, मैं सिर्फ मेरी जो सिस्टम है उस पर ही बिलीव करता हूँ, सिस्टम बेसिक ट्रेड करता हूँ सर। तो इतना है कि मार्केट की तब जो कंडीशन रहती थी वो वही साइडवेज फेस में रहती थी। पर फिर भी सर, अगर उस महीने लॉस भी हो गया हो तो अगले महीने ऐसा कभी नहीं होता कि वापस वही सिचुएशन है। और ये फायदा भी है सर स्विंग का, कि पिछले महीने जो हुआ था जरूरी नहीं कि अगले महीने भी। हाईली पॉसिबल। मतलब इसमें टफ है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ का लॉजिक थोड़ा कम ही लगेगा शायद। नहीं, रिपीट इटसेल्फ तो होता ही है सर, पर मतलब मैं यहाँ पे लॉस और प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ कि हम वही स्टॉक तो लेते नहीं ना। मतलब अगर सिस्टम पे आए हो तो वापस लेते, वही स्टॉक को लेते, अगर सिस्टम पे आए हो। यहाँ तक कि सर अगर समझो मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया, और उसने वापस बुलिश कैंडल बनाए, तो मैं वापस एंट्री करता हूँ। मैं डरता नहीं स्टॉक से। हाँ, मैं उस स्टॉक से डरता नहीं कि इसने मुझे लॉस दिया था करके। मेरे सिस्टम पे आए ना, मैं फिर से खरीदूँ। जैसे कि किस स्टॉक के साथ ऐसा हुआ है? ओएनजीसी के साथ हुआ था। ये भूलते नहीं है स्टॉक। क्या किया था ओएनजीसी ने? ओएनजीसी ने क्या किया था सर, एक बुलिश बनाया था कैंडल, लोअर बैंड, और जैसे ही उसने सर बुलिश कैंडल बनाया, मैंने एंट्री कर लिया। और मैं एंट्री कब करता हूँ, जैसे आपको बोला, जब हाई ब्रेक हो जाए तब उसने हाई ब्रेक किया, वापस एक बुलिश भी बनी, अगले दिन एक बियरिश बनी, पर एसएल नहीं हिट हुआ था। उसके अगले दिन भी एसएल नहीं हिट हुआ था, उसके अगले दिन, तीसरे दिन, मतलब चौथे दिन लेने से एसएल हिट हो गए, और उसके 5वें दिन उसने ग्रीन कैंडल बना ली। तो मैंने फिर से एंट्री की, और फिर से उसने टारगेट दे दिया सर, क्योंकि ना वो डबल बॉटम भी बन गया था सर। ओह माय गॉड यार, ये तो बड़ी मज़ेदार चीज़ है, क्योंकि रोज़ अगर पोजीशन बनाते हो या तीसरे चौथे दिन बनाते हो, वेरी करता है वो, तो एनालिसिस इस कदर करते हो कि भाई मेरे सेटअप में दिखता है तू पहले का था या नया है या कंपनी कौन सी है, डज़ नॉट मैटर एट ऑल, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। न्यूज़ में क्या चल रहा है तेरे बारे में, दुनिया में तू क्या तूफान मचा रहा है, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। मेरे को फ़र्क पड़ता है कि तू मेरे बोलिंजर बैंड के लोअर बैंड में ग्रीन कैंडल बना के दे रहा है मेरे को वॉल्यूम के साथ। तेरा निफ्टी में 100 होना चाहिए रैंक, 200 तक थोड़ा सा तेरे को अलाउ कर दूंगा मैं। ओके, बट ये सेटअप में ये एकदम से बना है सेटअप, या धीरे धीरे इसमें चीज़ें ऐड होती रही हैं? वैसे ज़्यादा चीज़ तो है भी नहीं। नहीं, वैसे ऑलरेडी सर ये कोई मतलब सेटअप मेरे दिमाग वगैरह का तो नहीं है, वीडियो देख के ही मैंने सेटअप उठाया हुआ है। पर वो इतना है सर कि मैं इस पे बिल्कुल ही 100% श्योर रहता हूँ हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए। चलो, विश्वास है, चाहे किसी ने भी बना के दिया, इस्तेमाल करते हुए पूरा विश्वास के साथ कर रहे हो, ठीक है। अभी अभी मेरे को ये बताओ कि तुम स्टॉक मार्केट से एक्चुअल में चाहते क्या हो? इसको ही ब्रेड एंड बटर बनाना चाहता हूँ स्टॉक मार्केट को, और वो भी सर खास करके इक्विटी में ही। हालांकि मैं फॉरेक्स करता हूँ सर, फॉरेक्स में प्राइस एक्शन ही करता हूँ, पर शेयर मार्केट की बात की जाए तो सर मैं इक्विटी को नहीं छोड़ना चाहता। क्यों? हाँ, फ्यूचर में जा सकता हूँ सर मैं।
फ्यूचर करूंगा, जरूर करूंगा, और वही स्ट्रैटेजी से ऑप्शन वैसे तो देखो जो कर रहे हो ना बहुत बेहतरीन है, क्योंकि हम तो खुद कहते हैं कि जब पहली बार मार्केट में आओ, पहली बार क्या करियर ही बनाना चाहो तो इक्विटी में आराम से बनाया जा सकता है। डिलीवरी करो, स्विंग करो, इंट्राडे करो, जो मर्जी करो, बट ऑप्शंस समझ में नहीं आता है या ऑप्शंस ओवररेटेड है, जो कि मुझे खुद लगता है ऑप्शंस ओवररेटेड है, क्योंकि लोगों को बिना मेहनत किए उसमें पैसा उसमें ऐसी पिक्चर बना दी जाती है कि यहाँ पे बस कुछ करना नहीं है, ये करो वो हो जाएगा, वो करो ये हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। और सर ऑप्शन समझ में आता नहीं ऐसी बात नहीं, अभी तो ऑप्शन भी समझता हूँ पर मैं करना नहीं चाहता, क्योंकि क्या है सर, एक जो डर बैठ गया है ना, मुझे अभी भी डर लगता कि क्योंकि मेरी कैपिटल कम है, वापस पूरी ना चली जाए। जब मेरी कैपिटल सर बढ़ जाएगी 25-50 लाख तक हो जाएगी, तो उसका 10% हिस्सा मैं जरूर ऑप्शन के लिए ट्राई करूँगा। उसका 10% कैपिटल जाएगा ऑप्शंस में, और बिल्कुल। और हाँ, और वो तब तक मुझ में बहुत समझ भी आएगी सर, उतने अमाउंट होने तक। और अरे ऐसे कहा जाता है सर कि पहले इक्विटी ही करो, उस साल इक्विटी के बाद ही ऑप्शंस की तरफ देखो। और वो भी ज़रूरी नहीं है, मतलब आप इक्विटी में भी सारी उम्र ठीक ठाक बना सकते हो, लाइक यू आर टेलिंग, जैसे आप खुद बता रहे हो। लेकिन मेरे को एक चीज़ बताओ जयेश कि यार बीएससी की, एमएससी की, अभी पीएचडी कर रहे हो, तो यार ये करियर बहुत बढ़िया करियर बन सकता है, यहाँ पे प्रोफेसर बन सकते हो। हाँ हाँ, तो क्यों नहीं बनना है प्रोफेसर? नहीं सर, अभी इंटरेस्ट ही नहीं रहा सर वो प्रोफेसरशिप। यार ये तो वो बात हो गई कि इतने सालों का प्यार, एक कोई नया एक स्टॉक मार्केट कुछ आया 1-2 साल 3 साल, सब पुराना प्यार भूल के 2013 से बीएससी कर रहे हो, पहले से 2010-12 से कर रहे हो, हैं? ये क्या हो गया, स्टॉक मार्केट ने सब कुछ बदल दिया? नहीं सर, वैसी बात नहीं है, पुराने प्यार की बात ही नहीं। पर अभी क्या है सर, पता है क्या, कि मुझे कॉन्फिडेंस है और मुझे लगता है कि हाँ, आगे आने वाले 2025 तक मैं इक्विटी में ही बहुत अच्छा कर सकता हूँ। और अभी भी फिलहाल मैं अपने घर जो पैसे बेचता हूँ, तो अगले 2 साल में तो मैं समझो ऐसा लगता है मुझे कि मैं पूरी फैमिली चलाने के लायबल हो सकता हूँ मार्केट से ही। और मार्केट हर दिन सर, हर वक्त, हालांकि मैं एक ही सिस्टम फॉलो करता हूँ, पर वो सिस्टम में ना सर मुझे ऐसा लग रहा है कि ना, कि मेरी अब वो सिस्टम में मास्टरी होते जा रही है सर, एक ही सिस्टम फॉलो करने की वजह से। तो इधर की मास्टरी का मुझे कुछ मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह से मतलब वो सिस्टम जानने लगा हूँ। मेरे लॉसेस अभी बहुत हद तक। मैं एक बात बताऊं जयेश, तुमने नुकसान तो देखे हैं, शुरुआती नुकसान से की है, और सब कुछ कर लिया है, ऑप्शंस भी कर लिया है, पुट कॉल भी खरीद लिए हैं, तुक्के भी मार लिए हैं, लेकिन इक्विटी में भी एक बहुत लंबा समय नहीं हुआ है। स्विंग में लंबा समय होता है स्टॉक मार्केट में, कम से कम 3 या 4 साल मिनिमम, जहाँ पे आप ना कम से कम एक आधा कुछ ऐसा देख लेते हो फेज़, एक से ज़्यादा भी देख लेते हो कभी कभी, जहाँ पे एक्चुअल ड्रॉ डाउन संभालने की, रिस्क पकड़ने की और अपने खुद की मेंटालिटी को चेक करने की समझ आ जाती है कि इस तरह की मार्केट होती है, इस तरह तो मैं किस तरह से बिहेव करता हूँ और मेरे को अपने बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करना है। एक तो है अपनी ट्रेड को कंट्रोल कैसे करना है, एक खुद को कंट्रोल कैसे करना है। तो ठीक, तुम खुद कह रहे हो कि धीरे धीरे समझ आ जाएगा, बट तुम्हें लगता नहीं है कि बहुत जल्दी फैसला ले चुके हो कि मैं शेयर बाज़ार में ही अपना फुल टाइम बनाऊंगा? हाँ सर, क्योंकि बहुत से ऐसे रीज़न हैं पे, मतलब या ऐसा ओपनली नहीं बता सकता कि प्रोफेसरशिप के लिए क्या लगता है कर। अच्छा। अब उतनी कैपिटल अगर हो भी ना, तो उतनी कैपिटल यार डालना कभी प्रॉफिटेबिलिटी। हाँ ठीक है सर, फेजेस की बात है ना सर, तो मैंने जैसे कहा, इसीलिए मैं आज से मेरी साइकोलॉजी बना रहा हूँ कि मुझे डिसिप्लिन में ही रहना है, मुझे स्ट्रिक्टली मेरे रूल्स फॉलो करना है, मुझे बिल्कुल भी डगमगा नहीं। उस मामले में अपने आप को पक्का कर रहे हो? हाँ बिल्कुल सर। अपने आप को इतना बता चुके हो कि कल को इन केस नुकसान होता है, कोई गलती करेंगे ना अपन, अभी नई नई गलतियाँ होंगी, उन नई नई गलतियों से सीखेंगे, फिर दोबारा वो वाली गलती नहीं करेंगे, कोई और नई गलती करेंगे। तो अपने आप को क्या ये बता चुके हो कि मैं जब ये गलतियाँ करूँगा तो ये गलतियों का मतलब सिर्फ गलतियाँ नहीं है, वो पैसे का भी नुकसान है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये चीज़ तो मैंने पहले से ही सीख ली है कि जो मैं गलतियाँ कर रहा हूँ ये सिर्फ गलती नहीं,
इसमें मैं पहले फाइनेंशियली वीक हूँ और वीकर होते जा रहा हूँ। ये पहले भी मैंने सीख चुका हूँ और अभी भी सर इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि मैं रिस्क मैनेजमेंट को स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ। आगे जाके अगर अमाउंट बढ़ती भी गई ना सर, तो वैसे वैसे मैं परसेंटेज उसके कम करते जाऊँ। आज 5% की रिस्क ले रहा हूँ, कल जाके 4, 3, 2 इस तरह से मैं अपनी रिस्क मैनेज करूँगा और मैं स्टिक रहूँगा। कभी कितना भी मन कहे कि मुझे इतने लॉट लेने या फिर इतने शेयर्स उठाने, फिर भी वो गलती नहीं करूँगा और यही सबसे अच्छा इलाज है इस चीज़ पे। रोबोट बन जाओगे। हाँ, बिल्कुल सर, रोबोट ही बनना है मार्केट में तभी, क्योंकि इमोशनली अगर इसको देखा जाए ना सर, तो ये इंसान को कहीं का नहीं छोड़ेगा। ट्रिगर होंगे ना जब इमोशन, तो एक तो इसको क्विट कर देगा इंसान या फिर सब तरफ बताएगा ये गैम्बलिंग है करके, क्योंकि इमोशनली अटैच हो। और किसी भी लोग मैंने देखा है जैसे कि बहुत सारे स्टॉक से भी इमोशनली अटैच हो जाते हैं। हाँ, तो सर कि हमें कोई स्टॉक से लगाव भी नहीं चाहिए और किसी सेक्टर से मतलब नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए कि हमें पैसा बनाना। हमें या कोई स्टॉक से ये नहीं करना है कि भाई ये बहुत अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली आगे जाके मल्टीबैगर बनेगा, ये वो बनना है तो बनेगा, वो बात नहीं, वो इशू नहीं। और वो काम जो है सर, वो फंडामेंटल वाले बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं। हम्म। एक टेक्निकल एनालिसिस का काम, मतलब एक ट्रेडर का काम क्या है कि मुझे तो बस पैसा बनाना है स्टॉक से, चाहे वो कोई भी हो। सिर्फ इतना है कि पेनी स्टॉक ना खरीदे और निफ्टी 500 से कम तो मैं नहीं बोलूँगा कि उसमें ट्रेड किया जा सकता है। अच्छा, घर पे पता है अभी सब कुछ मतलब मैंने सर ये अभी 4 महीने पहले से ही बताया। मतलब घर वाले पूछते ना कि भाई तुझे समझो आता है कभी, तो अभी कभी साड़ी लेके आता है मम्मी के लिए, कभी पापा के लिए चप्पल वगैरह लेके जाता हूँ जाते वक्त। तो फिर वो पूछते हैं ना कि मतलब वैसे फेलोशिप तो है, पर फिर भी वो पूछते हैं कि भाई फेलोशिप तो तेरे पूरे पीएचडी को ही खर्चा हो जाती है, तो मतलब हमारे लिए इतना क्यों कर रहा है तू उन पैसों में से। तब मैंने बताया कि नहीं मम्मी, ये वो बात नहीं है, मैं शेयर मार्केट कर रहा हूँ करके, और उससे जो मेरे को प्रॉफिट मिलता है तो वो मैं उससे ये चीज़ें जो है वो ला रहा हूँ। जब पहली बार बोला जयेश मैं शेयर मार्केट करता हूँ, तो मम्मी के चेहरे का हाव भाव क्या था? क्यों पता है क्या सर, मतलब मोस्टली उनको जो है ना वो इतना कुछ भी पता नहीं सर बाहर का। हाँ, टोटली अनएजुकेटेड है उस मामले में। सभी चीज में मतलब बहुत अनएजुकेटेड है, इसलिए हाँ, इसलिए उनको लगा था कि भाई बेटा पढ़ना चाहिए और यहाँ तक उन्होंने पढ़ाया। इतना है सर कि अगर मैं एक आध बार ऐसा बोल दूं ना, मैं शेयर मार्केट तो जान दूं कि ऐसा गैम्बलिंग कर रहा, मैं सट्टा कर रहा करके, फिर भी मोस्टली मुझे डांटने के चांसेस बहुत कम। अकेले बेटे हो क्या? हाँ, बिल्कुल बहन भी नहीं। अच्छा, बच्चे ही अकेले हो। अच्छा, ओके। बट एट द सेम टाइम ये बात अच्छी है कि तुम उस तरफ गए नहीं। शुरुआत में दोस्ती यारी में हो गया वो। अच्छा, वो दोस्त यार क्या कर रहे हैं? वो वही कर रहे हैं आज भी? वही कर रहे हैं सर, प्रॉब्लम उनका वही है। क्या 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 बताओगे ऐसे दोस्त यारों को जो पुटकाल खरीद रहे हैं, एक्सपायरी भी नहीं पता क्या होती है, थीटा डीके तो बहुत दूर की बात है। क्या है सर, पता है क्या, आप जो मेरे जो फ्रेंड्स है ना सर्कल, वो मोस्टली रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। वो वाले जो ऑप्शन ट्रेडिंग जो कर रहे हैं ना, वो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। और उनका कैसा है सर कि उनको ये सीखने में और इसमें कोई मज़ा नहीं लगती। उनको ऐसा ही लगता है ये झंझट का काम है, कौन स्क्रीन देखे और ये सीखे चीज़ें। उनका मन आया, उन्होंने ले लिया, लॉस हुआ तो भी ठीक है, और प्रॉफिट हुआ तो पूरे गली में ढिंढोरा करेंगे कि प्रॉफिट हो गया। और लॉस रखा तो अपने घर को तो क्या, मन में ही रखेंगे कि हाँ मुझे लॉस हुआ है करके। हालांकि वो चेहरे से दिख के आ जाता है। उस वक्त मैं समझ नहीं पाता था, पर आज मैं उनका चेहरा देख के समझ पाता हूँ कि आज इसे बड़ा फटका पड़ा है। आई कैन इमेजिन। अच्छा, लेकिन वो दोस्त जो कि ये वीडियो को देख रहे हैं और वो वैसे ही कर रहे हैं ट्रेडिंग पुट कॉल वाली, जैसे कि तुम्हारे दोस्त करते थे, उनको क्या बोलोगे? हाँ सर, तो इसीलिए तो मतलब मैंने ये बिग बुल सीरीज़ के लिए ये किया था। मुझे पता था कि मैं अभी तक इतना कैपेबल नहीं हुआ हूँ, पर शायद मैंने सोचा कि यूट्यूब पे मुझे देख के तो कुछ समझे। ये चीज़ मेरे मन को पता था सर कि मैं इतना कैपेबल नहीं हुआ कि आपके शो में आ पाऊँ, पर आपने मुझे मौका दिया, ये बहुत बड़ी बात हुई सर, सच में।
सी इसमें किसी को ये चीज़ मैं धारणा बता दूँ, ऐसी कोई धारणा मत रखो कोई भी कि यहाँ पे बड़े बड़े ट्रेडर्स जिनके बहुत सारे प्रॉफिट और बहुत सालों का एक्सपीरियंस और पता नहीं क्या क्या किया हो वही आ सकते हैं। यहाँ पे इंडिया का कोई भी ट्रेडर आ सकता है जिसकी एक जर्नी है, जिसने अपनी गलतियों से सीखा है। वो पीएनएल में चाहे नुकसान पे भी है, लेकिन उसने नुकसान को लर्निंग में कन्वर्ट अगर कर लिया, प्रॉफिट में कर लिया तो भी, बल्कि लर्निंग में कन्वर्ट कर लिया, उस लर्निंग से कोई दूसरे लोग सीख सके ताकि उनका नुकसान ना हो, सिर्फ उनके लिए है। तो बिग बुल अभी नहीं है, बिग बुल होने वाले लोग जो हैं वो डिजिटल ब्लॉगर के इस बिग बुल सीरीज़ में आते हैं। लेकिन बहुत मज़ा आया सच में जयेश, तुमने अपनी सारी ज़िंदगी खोल के रख दी यार, और सब बताया बिल्कुल ऑनेस्ट, ट्रूथफुल और ईमानदारी के साथ। क्योंकि काफ़ी लोगों में ये दम नहीं होता है कि मैं बता सकूं कि भाई मैं तो तुक्के मार के ऐसे करता था, वैसा करता था, गैम्बलिंग ही करता था। यू सेड दैट। तो सच में बहुत मज़ा आया। आई होप कि आपकी इन बातों से काफ़ी लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सर।